यह कहानी उसी रात से शुरू होती है जब ऋषि ने अपनी वर्दी, अपना रुतबा और अपना सुरक्षित संसार पीछे छोड़ दिया था। बोस हाउस से निकलते वक्त उसके दिल पर सबसे भारी बोझ यह था कि कहीं उसने अपनी पत्नी अदिति के साथ अन्याय तो नहीं कर दिया। उसे लग रहा था कि अनिरुद्ध और अर्शी की जिद की वजह से उसने अदिति को ऐसी सजा दे दी है जिसकी वह हकदार नहीं थी। उसके मन में यही तस्वीर घूम रही थी कि अदिति अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही होगी, उसका दिल टूट गया होगा और वह खुद को बेसहारा महसूस कर रही होगी। ऋषि की यही शराफत और इंसानियत उसे उस रात शहर की सड़कों पर भटकने के बाद एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां उसकी आंखों से भ्रम का पर्दा हमेशा के लिए हटने वाला था। घर और सरकारी आवास दोनों से दूर हो चुका ऋषि आखिरकार एक होटल में रुकने का फैसला करता है। उसे लगता है कि आज की रात किसी तरह कट जाए और सुबह वह नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। लेकिन जिस होटल में वह चेक इन करने पहुंचता है वह शहर के बाहरी इलाके में था, भीड़ से दूर, लगभग सुनसान। रिसेप्शन पर खड़ा ऋषि जैसे ही अपनी चाबी लेने वाला होता है, उसकी नजर पार्किंग में खड़ी एक लग्जरी कार पर पड़ती है। यह वही कार थी जिसे वह अच्छी तरह पहचानता था, बोस परिवार की कार, जिसे अक्सर अदिति चलाया करती थी। एक पल के लिए उसका दिल पिघल जाता है। उसे लगता है कि शायद अदिति उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है, शायद वह उसे मनाना चाहती है। इसी उम्मीद में ऋषि होटल के रजिस्टर में अदिति का नाम तलाशता है, लेकिन वहाँ बुकिंग किसी और नाम से होती है। यहीं से उसके पुलिसिया दिमाग में शक की सुई चुभने लगती है। वह उस मंजिल की तरफ बढ़ता है जहां से कुछ जानी पहचानी आवाजें आ रही होती हैं। दरवाजे के पास पहुंचते ही ऋषि ठिठक जाता है। अंदर से रोने या मातम की आवाज नहीं, बल्कि हंसी और जश्न की आवाजें आ रही थी। और यह हंसी किसी और की नहीं, उसकी अपनी पत्नी अदिति की थी। ऋषि बिना शोर किए दरवाजा थोड़ा सा खोलता है। अंदर का दृश्य उसके लिए जीते जी मरने जैसा होता है। अदिति अकेली नहीं थी, वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ बेहद करीब बैठी थी। टेबल पर ड्रिंक्स रखी थी और माहौल में गम का नामोनिशान तक नहीं था। ऋषि दरवाजे की आड़ में खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। अदिति हंसते हुए कह रही थी कि अच्छा हुआ ऋषि खुद ही घर छोड़कर चला गया, वरना वह कभी पीछा नहीं छोड़ता। वह यह भी कहती है कि यह सब ड्रामा उसके पिता और अर्शी के साथ मिलकर रचा गया था। इन शब्दों ने ऋषि के अंदर कुछ तोड़ दिया। उसे समझ आ गया कि जिस औरत के लिए उसने अपनी वर्दी तक उतार फेंकी, वह दरअसल उसकी बर्बादी का जश्न मना रही थी। अदिति आगे अपने असली इरादे भी खोल देती है। वह बताती है कि उसे ऋषि से कभी प्यार नहीं था, उसे सिर्फ एक ताकतवर पुलिस अफसर चाहिए था जिसके सहारे वह अपने दुश्मनों, खासकर झनक को कुचल सके। वह अपने प्रेमी से वादा करती है कि जल्द ही वह ऋषि से मोटा एलुमिनी लेगी, अनिरुद्ध की जायदाद अपने नाम कराएगी और फिर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। अब ऋषि का सब्र टूट चुका था। उसने दरवाजा पूरी ताकत से खोल दिया। अचानक सामने आए ऋषि को देखकर अदिति और उसका बॉयफ्रेंड सन्न रह गए। अदिति के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया, ठीक वैसे ही जैसे ऋषि का भरोसा चकनाचूर हो चुका था। ऋषि ने बिना चिल्लाए, बिना हंगामा किए अपनी जेब से फोन निकाला और वह रिकॉर्डिंग अदिति के सामने कर दी, जिसमें उनकी सारी बातें कैद थी। अदिति समझ गई कि खेल खत्म हो चुका है। वह पैरों में गिरने लगी, वही पुराने घड़ियाली आंसू, वही नाटक, लेकिन इस बार ऋषि का दिल पत्थर बन चुका था। उसने साफ शब्दों में कहा कि आज उसे बोस हाउस छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वह खुश है कि इस गंदगी से आजाद हो गया। उसने अदिति को आईना दिखाया और बताया कि झनक से उसकी नफरत की वजह यही थी कि झनक सच्ची है और अदिति झूठ से बनी हुई है। जाते जाते ऋषि ने यह भी कहा कि वह अभी यह सच दुनिया के सामने नहीं लाएगा, लेकिन जिस दिन अनिरुद्ध और अर्शी अपनी नाक ऊंची करके चलेंगे, उसी दिन वह असली चेहरा सबको दिखाएगा। होटल से निकलते वक्त ऋषि के अंदर एक अजीब सा हल्कापन था। अपराध बोध खत्म हो चुका था। अब उसके दिल में कोई दुविधा नहीं थी। उसकी मंजिल साफ थी और वह मंजिल थी झनक। बिना कुछ सोचे समझे उसके कदम उसी बस्ती की ओर बढ़ गए जहां झनक रहती थी। रात का सन्नाटा था।
झनक जैसे पहले से ही महसूस कर रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने ऋषि को देखकर वह सन्न रह गई। यह वह रौबदार पुलिस अफसर नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था। ऋषि झनक को देखते ही घुटनों के बल बैठ गया। उसने बस इतना कहा कि वह सब कुछ हार चुका है। झनक ने बिना सवाल किए उसे सहारा दिया, पानी दिया और चुपचाप उसके दर्द को समेट लिया। उसी रात ऋषि झनक के पास सो गया, यह सोचकर कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उधर कहानी का असली खेल शुरू हो चुका था। होटल में अदिति डर चुकी थी। उसे पता था कि अगर वह पहले वार नहीं करेगी तो ऋषि उसे बेनकाब कर देगा। उसने खुद को घायल किया, कपड़े फाड़े और रोते बिलखते बोस हाउस पहुंची। उसने अपने पिता के सामने यह झूठ बोल दिया कि ऋषि ने उसे मारने की कोशिश की, ब्लैकमेल किया और जान से मारना चाहा। अर्शी ने भी उसका साथ दिया। अनिरुद्ध गुस्से से अंधा हो गया। उसने उसी वक्त पुलिस कमिश्नर को फोन किया और ऋषि के खिलाफ संगीन आरोप लगवा दिए। सुबह होते होते झनक की बस्ती पुलिस सायरन से गूंज उठी। ऋषि गहरी नींद में था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसके दरवाजे पर खड़ा है। कल तक जिन पुलिसवालों की आंखों में ऋषि के लिए इज्जत थी, जो उसे सर कहकर सैल्यूट करते थे, वहीं आज उसके सामने हथकड़ियां लेकर खड़े थे। अचानक हुए इस मंजर से ऋषि घबरा गया। वह हड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता या अपनी बात रख पाता, अनिरुद्ध बोस आगे बढ़ा और सबके सामने ऋषि के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा, नफरत और टूटे हुए पिता का दर्द साफ झलक रहा था। वह दहाड़ते हुए बोला कि उसने ऋषि को बेटे जैसा माना था और उसी ने उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की। ऋषि सन्न रह गया। उसके लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा कि अनिरुद्ध गलत समझ रहे हैं, अदिति झूठ बोल रही है और उसके पास सच्चाई का सबूत है, जो उसके फोन में रिकॉर्ड है। यह कहते हुए ऋषि ने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि फोन निकालकर सबके सामने वह वीडियो दिखा सके। लेकिन उसी पल कहानी में ऐसा मोड़ आया कि दर्शकों की सांसें थम जाएं। ऋषि की जेब खाली थी, फोन वहां नहीं था। वह घबराकर अपनी दूसरी जेबें टटोलने लगा, लेकिन सबूत गायब था। एक पल में उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे। क्या अदिति ने होटल में चालाकी से उसका फोन निकाल लिया था, या फिर वह रास्ते में कहीं गिर गया था? अनिरुद्ध ने इसे ऋषि का एक और नाटक समझ लिया। उसके इशारे पर पुलिस ने ऋषि को दबोच लिया और उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। तभी झनक, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी यह तमाशा देख रही थी, दौड़कर आगे आई। उसने पुलिसवालों को धक्का दिया और अनिरुद्ध के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। झनक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वह जानती है ऋषि निर्दोष है और अगर उसे ले जाना है तो पहले उसे गिरफ्तार किया जाए। अनिरुद्ध एक पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि झनक की आंखों में उसे कहीं न कहीं नूतन की झलक दिखाई दे गई थी। लेकिन अर्शी ने तुरंत पुलिस को इशारा किया और झनक पर आरोप लगा दिया कि वह ऋषि की रखैल है और उसी ने ऋषि को अदिति पर हमला करने के लिए उकसाया है। पुलिस ने झनक को भी बालों से पकड़कर जीप में बैठा दिया। ऋषि चिल्लाता रहा कि झनक की कोई गलती नहीं है, लेकिन उस वक्त कानून सिर्फ झूठे सबूत और झूठे आंसुओं को देख रहा था। अदिति की बनाई हुई कहानी ने सबको अंधा कर दिया था। पुलिस ऋषि को घसीटते हुए ले गई और पूरी बस्ती खामोशी से यह दृश्य देखती रही। जाते जाते ऋषि ने झनक की तरफ एक खास इशारा किया, जिसे शायद कोई और नहीं समझ पाया। कुछ समय बाद ठोस सबूत न मिलने पर पुलिस ने झनक को छोड़ दिया। वह अकेली, टूटी हुई लेकिन हारी नहीं थी। उसके दिमाग में बस ऋषि का वही इशारा घूम रहा था। उसने याद किया कि पुलिस जीप में बैठने से पहले ऋषि की नजर घर के छोटे से मंदिर पर गई थी। अचानक झनक को सब समझ में आ गया। वह दौड़कर मंदिर के पास पहुंची और मां दुर्गा की मूर्ति के पीछे हाथ डाला। वहीं छिपा हुआ था वह काला मोबाइल फोन। झनक के हाथ कांप रहे थे।
उसने फोन ऑन किया और जैसे ही वीडियो चलाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में अदिति अपने बॉयफ्रेंड के साथ शराब पीते हुए अपने पिता को बेवकूफ कह रही थी और यह स्वीकार कर रही थी कि वह ऋषि को जेल भिजवाकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहती है। यह सच देखकर झनक का दिल भर आया। अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह सीधे पुलिस स्टेशन जाकर यह सबूत दे दे, जहां अनिरुद्ध के दबाव में सब कुछ दबाया जा सकता था, या फिर वह ऐसा वार करे कि सच्चाई सबके सामने आ जाए। झनक ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी मां नूतन की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कसम खाई कि वह अपने पति ऋषि के सम्मान और अपनी मां की आत्मा के लिए यह लड़ाई लड़ेगी। उधर बोस हाउस में एक भव्य पार्टी चल रही थी। मीडिया, समाज के बड़े लोग और रसूखदार मेहमान मौजूद थे। अनिरुद्ध और अर्शी यह दिखाने में लगे थे कि उनकी बेटी घरेलू हिंसा की शिकार है और उन्हें न्याय मिल गया है। अदिति हाथ पर पट्टी बांधकर बेचारी बनी बैठी थी। तभी जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुला और धुएं के बीच झनक अंदर आई। उसके हाथ में वही मोबाइल था। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। झनक सीधे स्टेज तक पहुंची, माइक छीन लिया और सबके सामने सच बोलना शुरू कर दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लगा। पूरा हॉल सन्न रह गया। अदिति का असली चेहरा सबके सामने था। अनिरुद्ध टूट चुका था। मीडिया सवाल दाग रही थी और अदिति घबराकर अपने पिता के पैरों में गिर गई। लेकिन इस बार अनिरुद्ध ने उसे नहीं उठाया। उसकी आंखों में पछतावा और शर्म थी। झनक ने साफ शब्दों में कहा कि अब फैसला अनिरुद्ध को करना है कि असली गुनहगार कौन है। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से पुलिस कमिश्नर को फोन किया और अपनी शिकायत वापस ले ली। ऋषि को तुरंत रिहा कर दिया गया। लेकिन तभी अर्शी ने गुस्से में आकर झनक पर पीछे से हमला कर दिया। झनक स्टेज पर गिर पड़ी और उसके सिर से खून बहने लगा। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उसका ब्लड ग्रुप बेहद रेयर है। अनिरुद्ध ने अपना खून देने की पेशकश की। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि यह सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच नहीं है, बल्कि झनक अनिरुद्ध की सगी बेटी है। यह सच अनिरुद्ध को तोड़कर रख देता है। उसी वक्त ऋषि अस्पताल पहुंचता है। पहले गुस्से में वह अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ता है, लेकिन जब अनिरुद्ध सच स्वीकार करता है तो ऋषि सन्न रह जाता है। अर्शी और अदिति की दुनिया उजड़ चुकी होती है। अर्शी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदिति भी पुलिस हिरासत में चली जाती है। होश में आने पर झनक ऋषि को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन अनिरुद्ध को पिता का दर्जा देने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि खून देने से कोई पिता नहीं बनता। ऋषि झनक को सहारा देकर वहां से ले जाता है। पीछे अनिरुद्ध टूटे हुए पिता की तरह खड़ा रह जाता है। कहानी का यह अध्याय यहीं खत्म होता है, जहां सच जीत जाता है, झूठ हार जाता है और रिश्तों की असली कीमत सामने आ जाती है।